गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों की। ठीक है, कौन-कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेज़ हैं जो इंडियन इकोनॉमी को प्रॉब्लम देती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है गरीबी के बारे में। ठीक है, तो गरीबी के बारे में जान लेते हैं। गरीबी से आशय उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं प्राकृतिक संसाधनों की कमी से गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। अफ्रीकी तथा कुछ एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जिसके कारण वे अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते तथा कुपोषण तथा अन्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो गरीबी से आप लोग भली-भाँति परिचित हैं। आप सभी को पता है कि गरीबी होता क्या है? तो गरीबी से आशय उस सामाजिक अवस्था से होता है, जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग क्या करते हैं, अपनी जो बुनियादी आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उनको भी पूरा नहीं कर पाते। किसी दिन उन्हें खाने को मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता। रहने के लिए वो रोड पे रहते हैं, ठीक है? तो जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दूसरा कि जो प्राकृतिक संसाधन है, वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है? तो इसके कारण क्या हो रहा है? गरीबी बढ़ रही है। अफ्रीकी देशों की बात करें तो आपको पता है अफ्रीकी देश तो और ज़्यादा गरीब है, ठीक है? तो अफ्रीकी तथा कुछ एशियाई देश ऐसे हैं, जहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है, जो पर कैपिटा इनकम होती है किसी भी व्यक्ति की, वो बहुत ज़्यादा कम है। इतनी कम है कि वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण वे अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते और कुपोषण तथा अन्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये गरीबी के बारे में। अब गरीबी के कारण क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए कई सारे कारण हैं गरीबी के। इसमें सामाजिक कारण भी आ जाते हैं, आर्थिक भी आ जाते हैं, राजनीतिक भी आ जाते हैं। सामाजिक कारण की बात करें तो इसमें जाति व्यवस्था कि हम अपनी जाति को सपोर्ट करते हैं, दूसरे को नहीं करते। दूसरा संयुक्त परिवार कि हम लोग जॉइंट फैमिली रह रहे हैं, ठीक है? तो एक जॉइंट फैमिली में क्या होता है, एक कमाने वाला होता है, बाकी सब खाने वाले होते हैं, ठीक है? तो ये भी गरीबी का कारण है। तीसरा अशिक्षा, ठीक है? एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं भारत में, तो ये भी एक कारण है गरीबी का। दूसरा आर्थिक कारणों की बात करें, तो उद्योगों का असंतुलित विकास। तो किसी टाइम क्या होता है कि किसी मौसम में कोई उद्योग बहुत अच्छा करता है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है उस उद्योग की वो बैठ जाता है, ठीक है? वो उतना अच्छा नहीं कर पाता, ठीक है? तो असंतुलित विकास है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, ठीक है? कभी तो उसे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लाइट आ रही है, सब कुछ है, ठीक है? और किसी टाइम ऐसा नहीं होता तो बेकार हो जाता है। दूसरा जनसंख्या वृद्धि की जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि मतलब हो रही है उसमें, तो ये भी एक रीज़न है, ये आर्थिक कारण में आ जाएगा। तीसरा राजनीतिक कारणों की बात करें तो राजनीतिक दल-बदली कि कोई नेता किसी में धाँधली करता है, फिर वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। वहाँ पर कुछ गड़बड़ करता है, दूसरे से निकल के दूसरी या अपनी खुद की नई पार्टी बना लेता है। लोग फिर उसे वोट देते हैं। तो राजनीतिक जो दल-बदली है, तो उसके कारण भी क्या होता है कि जो हमारी इकॉनमी है वो अच्छा नहीं कर पाती, ठीक है? और गरीब रहते हैं लोग यहाँ के। दूसरा है भ्रष्टाचार और युद्धों की मार। हर किसी जॉब में जाओ भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आप कुछ भी बनवाने जाते हैं, आपको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, ठीक है? बिना रुपए देके कोई काम नहीं होता। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में गरीबी बढ़ रही है, ठीक है? और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। अगर हम व्यक्तिगत कारणों की बात करें तो इसमें बीमारी कि बीमार इतने हो जाते हैं लोग कि फिर आधा रुपए तो दवाई में चला जाता है। ठीक है, अभी डेंगू इतनी बुरी तरीके से फैला कि आधे तो लोग डेंगू से ही पीड़ित हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। ठीक है, मरने पे आ जाते हैं। कल जिसे आप सामने देख रहे होते हैं वो आज मर चुका होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वज़ह से लोग गरीब हो रहे हैं। दूसरा नशाखोरी, तो आपको पता है कि बहुत लोग नशा करने लगे हैं। ठीक है, एडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों के, फिर छोड़ नहीं पाते उस चीज़ को, तो ये भी एक रीज़न है। मानसिक रोग जो है, ये रीज़न है, व्यक्तिगत कारण है जिसके वज़ह से जो लोग हैं वो गरीब हैं। ठीक है, अब एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं माल्थस नाम है इनका। ठीक है? तो सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम है और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जनसंख्या सिद्धांत। अगर आपने कॉमर्स ली होगी तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है? अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से की है तो आपने ये पढ़ा होगा इनके बारे में। इस सिद्धांत को इंग्लैंड के अर्थशास्त्री सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में प्रकाशित किया था। ठीक है? तो एक सिद्धांत दिया था इन्होंने, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे ये, सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1798 ने एक लेख प्रकाशित किया, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इन्होंने ये चीज़ कही थी, जनसंख्या सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। ठीक है? कि खाद्यान्न जो है, जो हम लोग खा पी रहे हैं, ठीक है? उसके मध्य में और जो जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, उसके मध्य में संबंध बताया था इन्होंने। ठीक है, देख लेते हैं क्या था वो। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अर्थात तीव्र गति से होती है, जबकि जीविकोपार्जन के साधनों में समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से वृद्धि होती है।
ठीक है? तो आपने तो मैथ पढ़ी है, एपी और जीपी आप अच्छे से जानते होंगे कि कहने का मतलब है जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ रही है। जैसे 1 बढ़ी, 1 से 2 पे पहुँची, 2 से 4 पे पहुँची, 4 से 8 पे पहुँची, 8 से 16 और 16 से 32 मतलब एकदम डबल होती जा रही है। जबकि जो जीविकोपार्जन के साधन हैं या जो हम संसाधनों की बात करें जिन पे हम जीवित हैं, वो कैसे बढ़ते हैं? तो वो 1-1 की दर से बढ़ते हैं मतलब जैसे जोड़ से बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जनसंख्या है वो तो डबल होती जा रही है सीधे-सीधे, जबकि जो साधन है वो बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि लोग हैं वो गरीब होते जाते हैं। ठीक है? तो वही बताया गया कि अर्थात जनसंख्या की जो वृद्धि है वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस दर से बढ़ती है। जबकि जीविकोपार्जन के साधनों की जो वृद्धि है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस दर से बढ़ती है। ठीक है? माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार महामारी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध को सकारात्मक उपाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है? तो इन्होंने कहा कि अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप खुद ही सोचिए कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, सीधे डबल होती है, जबकि संसाधन वो एक-एक करके चीज़ों बढ़ते हैं, तो फिर हम लोग कैसे खा पी रहे हैं अभी तक? वो इसलिए खा पी रहे हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है, तब कोई न कोई महामारी आती है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है या युद्ध का सामना हमें करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी जनसंख्या मार दी जाती है, ठीक है? काफ़ी जनसंख्या जो होती है वो मर जाती है। इसके कारण अब फिर हम बराबर आ जाते हैं, फिर एक-एक का इक्वेशन बन जाती है, ठीक है? तो वही माल्थस ने कहा था, तो इसलिए इन्होंने सकारात्मक उपाय के रूप में महामारी, प्राकृतिक आपदा और युद्ध को बताया था कि सकारात्मक है ये चीज़ें, ठीक है? ताकि हम लोग कंट्रोल कर सकें, जो संसाधन है उसके बराबर हम आ सकें। नहीं तो अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही और सब कुछ ठीक रहा, तो संसाधन एक दिन खत्म हो जाएँगे और फिर हम लोग मरने पे आ जाएँगे। तो ये माल्थस का सिद्धांत था। आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सीधी-सी बात है कि इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस। 1798 एक लेख लिखा था उन्होंने एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें किसके बीच में संबंध बताया? तो जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य में इन्होंने संबंध बताया था। इन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या वृद्धि है, वो गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि करती है मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 2, 4, 6, 8 इस श्रेणी में बढ़ती है। जबकि जो जीविकोपार्जन के साधन है, ठीक है? वो समानता श्रेणी में बढ़ते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बढ़ते हैं। तो माल्थस के जो जनसंख्या सिद्धांत है इसके अनुसार जो महामारी है, प्राकृतिक आपदा है और युद्ध है, ये सकारात्मक उपाय के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है? ये माल्थस का सिद्धांत है। अब जो दूसरी चुनौती है हमारी अर्थव्यवस्था की वो है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में जान लेते हैं। बेरोज़गारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति प्रचलित मज़दूरी दर पर काम करने के योग्य और इच्छुक है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। कहने का मतलब है आपको एक जॉब में ₹1000 मिल रहा है, ठीक है? आप 1000 पे भी तैयार हैं, ठीक है? कहने का मतलब आप 500 पे भी तैयार हैं कि हमें 500 भी मिलेगा तब भी हम जॉब कर लेंगे। लेकिन आपको 500 भी रुपए नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? तो इससे हम लोग कहते हैं बेरोज़गारी, ठीक है? कि बेरोज़गारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति प्रचलित मज़दूरी दर पर काम करने के योग्य भी है, ठीक है? मतलब वो है ₹1000 पाने योग्य है, लेकिन वो 500 पर भी तैयार है काम करने के लिए, लेकिन उसे 500 पर भी काम नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो इससे हम क्या कहते हैं? बेरोज़गारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बेरोज़गारी के घटक क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहला है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो एक रीज़न ये है बेरोज़गारी का। दूसरा कि आर्थिक विकास की अपर्याप्त दर, ठीक है? जो आर्थिक विकास है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, जितने अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है? तो अपर्याप्त दर है। तीसरा कि मौसम रोज़गार, मौसमी रोज़गार जो होता है, मतलब मौसमी रोज़गार से मतलब है जो कृषि में जो रोज़गार होता है, आपको पता है कि एक सीज़न में एक फसल उगाई जाती है, दूसरे सीज़न में दूसरी फसल उगाई जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं मौसमी रोज़गार। ठीक है? कि मौसम आने पे मिलता है, जैसे क्या है कोका कोला है, थम्स अप है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है, वो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा पी जाती है, लेकिन सर्दियों में क्या है इतनी नहीं चलती। तो ये कहलाता है मौसमी रोज़गार। फिर है कि अनुपयुक्त तकनीकी कि बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो गलत हैं, इसकी वजह से भी बेरोज़गारी बढ़ रही है। हम लोग सही चीज़ें जानते ही नहीं हैं, टेक्नोलॉजी में इतना हमने विकास नहीं किया। फिर है कि आर्थिक क्रियाकलापों में अवसरों का अभाव, ठीक है? जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, उनमें इतने अवसर नहीं है हमारे यहाँ पर, ठीक है? तो इनका अभाव है, इसके लिए भी बेरोज़गारी है। फिर है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में भर्ती हुई स्नातकों की जनसंख्या, ठीक है? जनसंख्या मतलब संख्या। तो जो विश्वविद्यालय हैं भारत में, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इनमें क्या है कि जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? रोज़ लाखों लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है? फिर वो खाली बैठे रहते हैं, अब इतने सारों को कहाँ से जॉब मिलेगी? पहले ही वालों को ही नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक कारण है बेरोज़गारी का। फिर है कि उद्योगों का धीमा विकास, जो उद्योग लगे हुए हैं, जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनमें जो डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे-धीरे होता है, ठीक है? तो ये भी एक कारण है। फिर है कि संयुक्त परिवार प्रणाली, जो हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है बेरोज़गारी का। अब भारत में बेरोज़गारी के प्रकार देख लेते हैं, तो कई प्रकार की बेरोज़गारी भारत में पाई जाती है। ऐच्छिक बेरोज़गारी, अनैच्छिक बेरोज़गारी। ऐच्छिक तो वो होती है कि आप काम ही ना करना चाहें, ठीक है? तो ये तो ऐच्छिक बेरोज़गारी होगी। अनैच्छिक बेरोज़गारी आप कर्म काम करना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है,
ठीक है, अनैच्छिक बेरोज़गारी। फिर आता है संरचनात्मक बेरोज़गारी, फिर है छिपी हुई या अप्रच्छन्न बेरोज़गारी। ये तो वो होता है कि मान लिया आप खेतों में काम कर रहे हैं, जहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ पे 10 लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि 8 लोग तो फिर वो बेरोज़गार ही हुए। तो ये प्रच्छन्न बेरोज़गारी या छिपी हुई बेरोज़गारी कहलाती है। ठीक है, कि है तो 2 ही लोग ज़रूरत, 2 ही लोग वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या 10 लोग लगे हुए हैं। फिर है कि शिक्षित बेरोज़गारी, आप पढ़े-लिखे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा। तो कई प्रकार की बेरोज़गारी भारत में पाई जाती है, ठीक है? तो इनके टाइप याद कर लेना। फिर इसी में आ जाता है आपका मौसमी बेरोज़गारी, तो ये तो भई खेती वाला हो गया कि एक मौसम में तो आपके पास बहुत काम है, दूसरे मौसम में आपके पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है? तो ये मौसमी बेरोज़गारी कहलाती है। अब गरीबी उन्मूलन एवं रोज़गार सृजन के कार्यक्रम, बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं, ठीक है? रोज़गार के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है? जिसमें कौन-कौन से हैं? तो कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि लोग बेरोज़गार ना रहें, उन्हें कोई न कोई रोज़गार का साधन मिलता रहे। तो इसमें पहला कार्यक्रम था स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना। इनमें आप 3-4 के नाम याद कर लेना और आपको पढ़ना किसके बारे में? तो आपको पढ़ना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना के बारे में। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास योजना। तो ये सारे कार्यक्रम हैं, जो गरीबी को खत्म करने के लिए और रोज़गार सृजन के लिए चलाए गए हैं। ठीक है, आपको मुश्किल से 1-2 के बारे में पढ़ना है। अब जो अगली चुनौती है वो है जन्म दर एवं मृत्यु दर। अब जन्म दर और मृत्यु दर कैसे चुनौती हो सकती है अर्थव्यवस्था के लिए वो देख लेते हैं। प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या का अनुपात जन्म दर कहलाता है। ठीक है, मतलब 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनमें जो शिशु है अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें क्या होता है कुछ तो उसी टाइम मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच जाते हैं, तो जो बच जाते हैं उसे हम लोग जन्म दर कहते हैं। अधिकतर जन्म दर जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब जितने बच्चे जिंदा रहेंगे तो वो तो जनसंख्या वृद्धि में ही आएँगे। ठीक है, तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या पर जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अब जो 1000 बच्चे जो पैदा हुए जिनमें जितने मर गए, ठीक है, उनकी संख्या को क्या कहेंगे? मृत्यु दर कहेंगे और जितने बच जाते हैं उन्हें जन्म दर कहते हैं। भारत में मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम है। ठीक है, अगर मृत्यु दर की बात करें तो वो कम है, मतलब अब ज़्यादातर बच्चे ज़िंदा रह जाते हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ इतनी मिल गई हैं, डॉक्टर इतने हो गए हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, बचा लेते हैं बच्चों को। तो अब जन्म दर ज़्यादा हो गई। अब जन्म दर ज़्यादा होगी मृत्यु दर से, इसका मतलब है कि जनसंख्या तो बढ़ेगी भारत में। वर्तमान में जन्म दर प्रति 1000 पर 21.8 तथा मृत्यु दर 7.1 है। ठीक है, तो ये परसेंटेज है कि जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 पर 21.8% है, जबकि मृत्यु दर कितनी है? तो 7.1 है। ठीक है, तो ये भारत में मृत्यु दर और जन्म दर की बात होगी। तो ये भी क्या है? एक चैलेंज है इकोनॉमी के लिए। इसके बाद जो अगली चुनौती है वो है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है वो देख लेते हैं। जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। भारत में लिंगानुपात का निर्धारण प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या से होता है। लिंगानुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कहने का मतलब है 1000 पुरुष पर जितनी भी महिलाएं होती हैं उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके एरिया में 1000 पुरुष हैं, तो उसमें देखा जाता है कि स्त्रियां कितनी रह रही हैं। तो जितनी स्त्रियाँ रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे? लिंगानुपात कहेंगे और इससे जानकारी भी पता चल जाती है किसी भी शहर के बारे में कि वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति कैसी है। जैसे कि हरियाणा में क्या है कि लिंगानुपात बहुत कम है, तो माना जाता है कि इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। वहाँ के लोगों की सोच कैसी है कि शायद बच्चियाँ पैदा होती हैं तब मार देते हैं या वो करना ही नहीं चाहते। ठीक है, सोच क्या है, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात क्या है कि जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। भारत में लिंगानुपात का निर्धारण क्या है? प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की जनसंख्या से होता है। लिंगानुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये लिंगानुपात भी क्या है? एक चैलेंज है इकोनॉमी के लिए, एक चुनौती है। फिर लास्ट है आपका साक्षरता, इसे हम लोग लिटरेसी कहते हैं। साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़ने तथा लिखने की क्षमता से संपन्न होना। अलग-अलग देशों में साक्षरता के अलग-अलग मानक हैं। भारत में साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम पढ़ने-लिखने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है, सोचिए बस आप नाम अपना लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, आपको साक्षर मान लिया जाता है भारत में। आपको लगता है दूसरे देश में ऐसा होता होगा? नहीं होता होगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एजुकेशन, तब जाके आपको साक्षर माना जाता है। और हम लोग अपना लिटरेसी रेट बता देते हैं कि 77% हो गया। अब उसमें आधा पता लग रहा है कि सिर्फ़ लोग अपना नाम लिखना जानते हैं, इसलिए उसे हमने ऐड कर लिया कि अपना नाम लिख ले रहा है वो, बोल ले रहा है बस। तो ये साक्षरता दर का जो मानक है अलग-अलग देशों में अलग-अलग है। साक्षरता दर कहते किसे हैं? कि पढ़ने-लिखने की योग्यता है, से आप संपन्न हैं तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? साक्षर कह देते हैं। ठीक है, तो यही है साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा केरल की है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये सारी चुनौतियाँ थी अर्थव्यवस्था की, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खाद के बारे में पढ़ेंगे, खाद से संबंधित कुछ चीज़ें, ठीक है, टॉपिक और लास्ट आपका सांख्यिकी है, स्टैटिक्स का। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।